देखिए, जैसा कि मैं एक प्रयास कर रहा हूं कि हर दिन हम एक जो चर्चित विषय है, जो महत्वपूर्ण विषय है, उस पर चर्चा करें, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, चाहे आप स्टेट पीसीएस दे रहे हो या ऑल इंडिया लेवल का कोई भी कंपटीशन एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो उसमें ये काम आए, ऐसे विषयों पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। इसी कड़ी में आज एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं और यह है आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट कहते हैं इसको। सबसे पहले तो जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। देखिए, वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट जो है, अभी हाल ही में 27 जून 2024 वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट जो है वो जारी किया गया। ये 29वां वित्तीय स्थायी रिपोर्ट है। याद रखें, वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट जो है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये देश में वित्तीय स्थिरता को दर्शाता है कि भारत देश में जो वित्तीय मामले हैं वो कितने ज्यादा स्थिर हैं, है ना। बहुत ज्यादा डायनेमिक उतार चढ़ाव होते रहेगा तो ये अर्थव्यवस्था के लिए एक असमंजस का विषय हो जाता है। तो ये रिपोर्ट दर्शाता है कि भारत में वित्तीय स्थायित्व कितना है। और इस रिपोर्ट को भारत देश में जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, वित्तीय क्षेत्र हैं, उन क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, विनियामकी क्षेत्र जितने भी होते हैं, उन सभी क्षेत्रों से विचार विमर्श करके इसको तैयार किया जाता है। तो कुल मिलाकर के वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट जो है, देश की वित्तीय स्थिरता को दर्शाने का एक माध्यम है। वित्तीय स्थायी रिपोर्ट जो है, ये आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है और आरबीआई इसे हर वर्ष में 2 बार जारी करता है। प्रत्येक वर्ष 2 बार जारी किया जाएगा, एक जून माह में और एक दिसंबर महीने में। जून माह के अंत में रिपोर्ट आती है और एक दिसंबर माह के अंत में रिपोर्ट आती है। तो अभी हाल ही में 27 जून 2024 को इसका 29वां संस्करण जो है वो जारी किया गया। अब देखें क्या है ये रिपोर्ट, किस तरीके से काम करती है। तो देखें, हमारे देश में 2010 में एक संस्था गठन किया गया जिसका नाम है एफएसडीसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। एफएसडीसी बनाया गया। इसकी जिम्मेदारी यह है कि यह भारत देश में वित्तीय स्थिरता को बनाए रखे। इसके अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री और ये जो रिपोर्ट होती है, इस संस्था के भी, इस परिषद के भी कार्यों का मूल्यांकन करती है, क्योंकि इन सभी के कार्यों के मूल्यांकन के बाद ही यह पता चल सकता है कि देश में वित्तीय स्थायित्व कैसा है। अब इसके आंकड़ों को या इस रिपोर्ट में 29 जून 2024 को जारी की गई रिपोर्ट में क्या खास बात है, उसके पहले समझते हैं कि आखिर इसमें क्या मूल्यांकन किया जाता है और किसके बारे में बताया जाता है। आप देखें, अगर हमको देश की वित्तीय स्थायित्व को समझना है तो जो वित्तीय संस्थाएं हैं उनके स्थायित्व को समझना पड़ेगा। अगर वो संस्थाएं मजबूत हैं तो फिर देश में वित्तीय स्थायित्व होगा। और किसी भी देश में वित्तीय स्थायित्व को दर्शाने वाली जो संस्थाएं होती हैं वो 2 ही होती हैं, एक होती है बैंक और दूसरा होती है एनबीएफसी। बैंक उन संस्थाओं को कहा जाता है जिनमें आप अपने धन जमा कर सकते हैं और उनसे ऋण भी ले सकते हैं, वो बैंकिंग संस्थाएं कहलाती हैं। और ऐसे संस्थाएं, वाणिज्यिक संस्थाएं, कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशंस, जो केवल आपको ऋण देते हैं, आपसे जमा नहीं लेते, उनको गैर बैंकिंग संस्थाएं कहते हैं। इसके अलावा भी इसके बहुत तकनीकी परिभाषाएं, लेकिन फिलहाल में समझने के लिए इतना समझिए। अब इन दोनों की स्थिति का आकलन करके ये दोनों कितने मजबूत हैं, इसके आधार पर ही यह पता चलेगा कि वित्तीय स्थायित्व की स्थिति क्या है। अब कैसे पता लगाया जाता है, तो बैंकों के संदर्भ में 3 चीजों को देखा जाता है। वो चीजें हैं या वो पैरामीटर्स हैं। नंबर 1, CRAR। CRAR कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, जोखिम भारित संपत्ति अनुपात इसको कहते हैं। दूसरा होता है CET, इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन इक्विटी टियर, और कॉमन इक्विटी टियर 1 इसको कहते हैं। एक एडिशनल टियर भी होता है। इसके बाद तीसरा होता है NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। पहले इनको समझ लेते हैं, फिर इनके आंकड़े देख लेते हैं कि रिपोर्ट क्या कहता है। देखिए, जो जोखिम भारित संपत्ति अनुपात होता है, जिसको हम CRAR कहते हैं, इसको बहुत साधारण लहजे में समझिए कि बैंक जब भी लोन बांटते हैं तो ऐसा होता है कि कई लोन ऐसे होते हैं जिनके वापस मिलने की संभावना नहीं होती। ऐसे लोन जिनके वापस मिलने की संभावना नहीं होती और उसके बाद भी लोन दे दिया जाए, उसको जोखिम भारित संपत्ति कहा जाता है। अब देखें कि प्रत्येक बैंक को यह निर्णय लेना होता है कि जब भी वो ऐसे लोन बांटते हैं तो भाई किसी जनता के द्वारा या किसी के द्वारा जमा की गई धनराशि ही तो है वो, तो उसको कवर करने के लिए, मतलब जो जोखिम भारित संपत्ति है उसको कवर करने के लिए बैंक अपने पास एक निश्चित धनराशि आरक्षित रखते हैं कि अगर किसी का लोन रिटर्न नहीं आ पाया, रीपेमेंट नहीं हुआ, तो फिर जो आरक्षित धनराशि है बैंक के पास, उससे वो
कवर करेंगे उसको, उसी आरक्षित धनराशि को CRAR कहते हैं। मतलब CRAR यह दर्शाता है कि बैंक जोखिम भारित संपत्ति को कवर करने की कितनी क्षमता है उसके पास में। जितना ज्यादा CRAR बैंक के पास में होगा, बैंक उतने ही मजबूत होंगे। ध्यान रखें, CRAR या जो भी मानक होते हैं बैंक के, वो बेसल, जो स्विट्जरलैंड का बैंक है, उस बेसल के द्वारा तैयार किया जाता है, इसलिए इसको बेसल मानक या बेसल स्टैंडर्ड भी कहा जाता है। और वर्तमान में बेसल 3 चल रहा है, जिसके अंतर्गत CRAR हर बैंक को कम से कम 9% रखना चाहिए। और जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जो FSR रिपोर्ट अभी आई है, वो ये कहता है कि भारत में जितने भी अनुसूचित बैंक हैं, अनुसूचित सरकारी बैंक है, उन सब के पास जो CRAR है वो हो गया है आपका 16.8%। इसका मतलब 9% से भी ज्यादा, यानी हमारे बैंक मजबूत हुए। दूसरा पैरामीटर इसमें आता है CET, कॉमन इक्विटी टियर 1। कॉमन इक्विटी टियर ये बैंक की मूल संपत्ति को दर्शाता है, कोर अर्निंग्स को। मतलब बैंक के पास जो उसका एक्चुअल पैसा है जो है, बैंक बहुत सारी संपत्ति क्या करती है, लोन के तौर पर डिसबर्स कर देती है, कुछ संपत्ति को RBI के पास भी रख देती है, कुछ संपत्ति को आरक्षित रखना पड़ता है। लेकिन वो संपत्ति जो बैंक की खुद की है, चाहे उसने इक्विटी यानी शेयर के माध्यम से हासिल किया हो, या उसकी अर्निंग, जब भी बैंक लोन देती है तो उसके ऊपर जो भी ब्याज मिलता है, वो इंटरेस्ट जो होता है वो बैंक की अर्निंग कहलाती है। इस तरीके से बैंक के शेयर्स और अर्निंग को मिलाकर के जो कुल कमाई, जो कोर अर्निंग होती है एक बैंक की, कोर कैपिटल जो होती है, उसी को CET कहा जाता है। और ये भी जितना ज्यादा होगा उतना बेहतर होगा। याद रखें, बेसल 3 के अनुसार मिनिमम 5.5% होना ही चाहिए। लेकिन FSR रिपोर्ट 2024 जो 29 जून को जारी किया गया, इसके अनुसार जो बैंकों की जो CET1 है हमारे देश में, वो है 13.9%। इसका मतलब हम तय लिमिट से बहुत अच्छे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत के बैंक क्या हुए हैं, मजबूत हुए हैं। इसके बाद लास्ट जो पैरामीटर आता है वो है NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। देखिए, जब भी बैंक ऋण आवंटित करते हैं या बैंक किसी भी प्रकार का एडवांस किसी को देते हैं, तो ये संभावना होती है कि एक तो रीपेमेंट हो जाएगा, मिल जाएगा वापस, और कई बार ऐसा भी होता है कि जो बैंक से लोन लिए होते हैं वो लोन अदा नहीं करते, रीपेमेंट नहीं करते। तो बैंकों के द्वारा दिया गया ऐसा लोन, ऋण या ऐसा एडवांस जिसका प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन या उसका ब्याज 90 दिनों तक ना आए, तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट या गैर निष्पादित परिसंपत्ति कहते हैं। और ये जितना कम होगा वो उतना अच्छा होगा, यानी बैंक की संपत्ति जितनी ज्यादा उसके पास आएगी उतना ज्यादा मजबूत होंगे बैंक। तो NPA का कम होना बहुत सही होता है किसी भी देश की वित्तीय स्थिति के लिए। बात करें अगर हम FSR रिपोर्ट 2024, ये बताता है कि हमारे देश में जो बैंकों का जो NPA है वर्तमान में 2.8% है, 2.8%। और याद रखें, ये पिछले 12 वर्षों में सबसे कम है, 2.8%। वर्ष 2012 में बैंकों का जो NPA था दैट वाज 3.69%, और ये पहली बार आया है कि ये 2.8% यानी 3% से भी नीचे आया है, जो कि बैंकों की सुधरती और मजबूत स्थिति को दर्शाता है, 2.8%। देखें, अब बात करते हैं NBFC की। NBFC के संदर्भ में उनकी वित्तीय स्थिति कैसी है उसको देखने के लिए 2 पैरामीटर होते हैं। एक है CRAR, जिसके बारे में हमने बात किया पहले, और एक होता है NPA। तो CRAR की अगर बात करें तो जो रिपोर्ट कहती है, FSR रिपोर्ट 2024 जो उनको जारी किया गया, इसके अनुसार जो NBFC का CRAR है वो है आपका 26.6%, यानी जो तय लिमिट होती है 9%, उससे बहुत ज्यादा है, यानी NBFC काफी मजबूत है। और साथ ही साथ जो उनका NPA है वो 4% के आसपास है। तो इस तरीके से ये FSR रिपोर्ट का अगर हम अध्ययन करें तो तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भी भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसमें वित्तीय स्थायित्व दिखाई देता है, वित्तीय संस्थाएं जो है काफी मजबूत दिखाई देते हैं। तो ये था आपके लिए FSR रिपोर्ट, बहुत ही संक्षेप में, और उम्मीद करता हूं कि ये आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। बिल्कुल इसको पेन और पेपर लेकर के जरूर नोट करें, और उम्मीद करते हैं ये आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो। अगले वीडियो में किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।